नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वंशक्रम और वातावरण की एक बालक के विकास में किस प्रकार की भूमिका है। तो वो इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमें मोटे तौर पे ये देखना है कि यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ईजी यहाँ से पूछी जाती हैं। बैकग्राउंड नॉइस आपको बरसात की सुनाई दे सकती है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ गांव में जब मैं रह रहा हूँ तो यहाँ तो बैकग्राउंड नॉइस नॉर्मल है कि आती हैं, तो किंतु आपको उसको इग्नोर रखना है और अपने वीडियो पे फोकस करना है। तो शुरुआत करते हैं वंशक्रम और वातावरण की। पिछली रीड में एक प्रश्न आया था, प्रकृति और प्रकृति और पोषण विवाद। एक प्रश्न सिंपल सा था, प्रकृति और पोषण विवाद का संबंध किससे है, और उसका आंसर था वंश क्रम एवं वातावरण। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। प्रकृति का अर्थ होता है जन्म देने से, पैदा करने से संबंधित। तो वो आपके वंश क्रम यानी आनुवांशिकी से लिया गया है, जो आपके माता पिता से आपको जन्म मिला है। पोषण का मतलब उस वातावरण से लिया गया है जहाँ आपका लालन पालन यानी आप वहाँ से विकसित हुए हो, और वो वातावरण में हुआ है। यानी कि एक बालक के विकास में प्रकृति यानी वंशक्रम का जितना महत्वपूर्ण रोल है, उतना ही वातावरण यानी पोषण का भी होता है। यानी प्रकृति और पोषण आपस में अंतःक्रिया से जुड़े हुए रहते हैं, और इसको आपके वुडवर्थ ने बहुत ही आसानी से समझाया है। उन्होंने कहा है कि जो एक बालक का विकास होता है उसमें वंशक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी आपने विकास में एक लाइन पढ़ी है कि विकास आनुवांशिकी और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है? दोनों की अंतःक्रिया का। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वातावरण से प्रभावित होता है। दोनों चीज़ें यहाँ इक्वली होगी। यानी अगर यहाँ से विकास का एक फॉर्मूला निकले तो वो क्या निकलेगा? डेवलपमेंट इज इक्वल टू आपके हेरिडिटी यानी वंशक्रम एंड इन्वायरमेंट, यानी डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, जिसको हम कहेंगे विकास बराबर होता है वंशक्रम इंटू वातावरण। तो ये आपके विकास का फॉर्मूला हुआ है। अब हम देखते हैं वंशक्रम की भूमिका। अब वंशक्रम क्या है हम उसे समझते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज़ या कुछ जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं, और ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये हमारे वंशक्रम के कारण हैं। अब हम ये समझते हैं कि मानव जीवन का आरंभ किस प्रकार से हो रहा है, ताकि हम आनुवांशिकी यानी आपके वंशक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानव जीवन का विकास माता पिता के संयोग से जो गुणसूत्र संतान में स्थानांतरित होते हैं उनसे होता है। तो मानव जो हैं उसमें 23 जोड़ी अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जहाँ एक बालक में 23 गुणसूत्र माता से और 23 ही पिता से समान रूप से प्राप्त होते हैं। जो 23 गुणसूत्र होते हैं, आधे गुणसूत्र हैं, इनको जनन कोष, अर्धकोश या मातृकोश कहते हैं, जो माता से प्राप्त होते हैं, और जो पिता से प्राप्त होते हैं उनको पितृकोश यानी वो भी आपके अर्धकोश कहलाएंगे। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक संयुक्त कोष बनेगा। अब कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि जो जाइगोट होता है ये किस प्रकार की कोशिका है, तो यह एक एकल कोशिका है, यह बहुकोशिका नहीं है। तो एकल कोशिका है, हालांकि यह संयुक्त कोष है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जब बना है तो यह एकल कोशिका तो है, किंतु यह जाइगोट एक संयुक्त कोष है जिसमें 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, और जाइगोट जो बनता है उसका आकार सुई की नोक के बराबर होगा। तो ये हमने पता लगा लिया है कि मानव जीवन की शुरुआत एकल कोशिका यानी एक कोशिका जाइगोट से होती है, और ये रीट 2016 का प्रश्न है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब प्रश्न का उत्तर देने जाएं तो आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और आपको जवाब क्या देना था। आगे देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण की बालक किस प्रकार से पैदा होता है। तो इसकी पूरी जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। तो आप यहाँ देखिए कि माता में 23 गुणसूत्र हैं, पिता में 23 गुणसूत्र हैं। इन 23 गुणसूत्रों में से माता के 22 गुणसूत्र और पिता के भी 22 गुणसूत्र टोटल मिला के 44 हो जाते हैं। ये गुणसूत्र बालक के काय यानी कि बाहर का जो शरीर है, बाहर की जो जो त्वचा वगैरह है, जो अंग हैं, उनका निर्माण करते हैं। और माता और पिता के एक एक गुणसूत्र, पिता में से वाई या एक्स, माता में से
एक्स और एक्स, ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र हैं, एक मतलब टोटल एक मिल जाएगा, उससे आपके बालक या बालिका का जन्म होगा। उस एक एक को मिला के एक लिंग गुणसूत्र बनता है। लिंग गुणसूत्र में या तो एक्स एक्स होगा यानी लड़की, या फिर एक्स और वाई होगा। तो ये यहाँ तय हो गया है कि लिंग निर्धारण में दो ही गुणसूत्र काम में आते हैं, एक माता से और एक पिता से। तो यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि काय गुणसूत्रों की कुल संख्या 44 हैं, पिता में काय गुणसूत्र 22, माता में काय गुणसूत्र 22, और लिंग गुणसूत्र माता पिता में एक एक हैं और संतति में दोनों से एक एक यानी दो कुल प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इसको एक फोटो से लिंग निर्धारण को समझ लेते हैं। माता और पिता दोनों में जो लिंग गुणसूत्र हैं, इनमें से जो एक्स वाला गुणसूत्र आपके जो एक्स वाला होता है वह लंबा गुणसूत्र है, और जो वाई वाला है वो बोना गुणसूत्र या गोल गुणसूत्र हैं। तो लैंगिक गुणसूत्र इनको कहा जाता है। अब जब एक्स और एक्स यानी पिता का एक्स और माता वाला एक्स गुणसूत्र जब मिलता है तो बालिका यानी कि बालिका शिशु का जन्म होगा, और एक्स और वाई वाला गुणसूत्र मिलता है जो एक्स माता में से और वाई पिता में से मिलता है, तो भी बालक शिशु का जन्म होगा। तो इस प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि लिंग निर्धारण में कितने कितने प्रतिशत चांस हैं कि बालक या बालिका होगी, तो यहाँ 50-50% पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी 1:1 के अनुपात में बालक या बालिका का जन्म होना तय होता है। तो ये हमने यहाँ समझ लिया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो यहाँ से आपको जानना है। बालक या बालिका का जन्म का निर्धारण पिता के ही गुणसूत्र से होगा। माता के पास दोनों गुणसूत्र एक्स वाले हैं, पिता के पास एक्स और वाई वाला है। यदि लड़की का जन्म होना है तो माता का तो कोई सा भी एक्स गुणसूत्र हो सकता है, किंतु पिता का यदि एक्स आएगा तभी लड़की जो बालिका है उसका जन्म होगा। और यदि माता के किसी भी एक्स गुणसूत्र को ले ले दोनों में से और पिता का वाई आए, तो ही बालक शिशु यानी लड़के का जन्म होगा। यानी कि लड़का या लड़की का जन्म जो होता है उसका निर्धारण पिता के ही गुणसूत्र से होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे ही दो लंबे गुणसूत्र जिन्हें हम पिता वाला भी एक्स वाला गुणसूत्र कहते हैं और माता का भी एक्स गुणसूत्र कहते हैं। तो चूंकि एक्स गुणसूत्र आकार में लंबे होते हैं, साइज इनकी बड़ी होती है वाई गुणसूत्र की अपेक्षा, तो दो लंबे गुणसूत्र मिलेंगे तो एक बालिका का जन्म होगा, और एक लंबा गुणसूत्र और एक गोल या बोना गुणसूत्र मिलेगा तो आपके बालक शिशु का जन्म होता है। तो ये हमने यहाँ से बात कर ली है। अब वंशक्रम की अन्य क्षेत्रों में क्या भूमिका है? तो वंशक्रम की भूमिका ये है कि मानसिकता का निर्माण होता है। बौद्धिक संपदा जो आनुवांशिक रूप से माता पिता से मिलती हैं वो इसके द्वारा निर्धारित होती हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वंशक्रम की देन है। शरीर की संरचना, रंग रूप, कद काठी जो हैं आनुवांशिकी जो है हमें माता पिता इनसे जो प्राप्त होती है वो उस अनुसार होती हैं। परिपक्वता मेच्योरिटी जो है वो भी उस प्रकार से ही डेवलप होती हैं। कार्य, व्यवहार और व्यवसाय भी जो हैं, जैसे कुम्हार का बेटा जो है उसके कुछ उनके उनके पिताजी से उनमें कुछ ऐसे आनुवांशिक गुण प्राप्त हुए हैं जिस कारण यदि वो वह घड़े बनाने का काम करेगा तो दूसरे जो बालक हैं जो वातावरण से सीख के आए हैं उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा जल्दी सीख पाता है, क्योंकि वह उसके कार्य व्यवहार उसके अंदर वंश क्रम से आए हैं, आनुवांशिकता से मिले हैं। वैचारिक, संवेगात्मक, नैतिक और अभिवृत्ति के क्षेत्र में भी वंशक्रम की भूमिका होती है। अब वातावरण की भूमिका को देख लेते हैं। अब जिस प्रकार वंशक्रम आपने देख लिया है कि बालक शिशु या बालिका शिशु का जन्म कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब हम वातावरण की भूमिका देखते हैं। बालक का जो कहें कि पैदा होने के बाद एक्चुअल जो विकास शुरू होता है वो वातावरण से ही प्रभावित होता है, क्योंकि यदि वातावरण सही नहीं मिला है, उसे प्राकृतिक हो चाहे सामाजिक कारकों से प्रभावित हो, तो फिर बालक जो है पिछड़ जाता है। तो बालक का जो विकास होता है जिसे हम बाल विकास कह रहे हैं वह वातावरण से भी उतना ही प्रभावित होता है। वुडवर्थ ये कहते हैं कि वे सभी तत्व जो जन्म से ही बालक को प्रभावित करने लगते हैं वो वातावरण ही बालक के जन्म से प्रभावित करते हैं। ऐसे जिम्बर्ट कहते हैं कि ऐसी सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं और जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है वो वातावरण कहलाती हैं। यानी वो उस एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं जो बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित कर रहा है। यानी वातावरण रोज के अनुसार एक ऐसी बाह्य शक्ति होता है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करने लग जाता है। यानी कि जैसे ही उसका जन्म हुआ तो वो जिस परिवेश में आया है वो उसका वातावरण है और उस परिवेश के अनुसार उसका विकास शुरू हो जाता है। वातावरण के घटक या कारक कौन कौन से हैं?
तो जन्म स्थान है, आपको सिर्फ नाम पता करना है, बाकी डिटेल्स आपके यहाँ लिखी हुई हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। जन्म का कर्म यानी कि बालक का विकास ऐसे भी प्रभावित होता है कि कौन पहले पैदा हुआ है। जो प्रथम संतान होती हैं उसके अपेक्षा द्वितीय संतान कैसी हैं, तो दोनों के विकास में अंतर रहेगा। तो जन्म कर्म है, आपके पोषण है यानी कि बालक के खान पान शारीरिक विकास का है, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, और ये जो चीज़ें हैं ये बालक के वातावरण में आती हैं। मित्र मंडली हैं, समुद्र तल से दूरी है कि वह समुद्र तल से कितनी दूरी पे हैं, जैसे राजस्थान वाले हैं तो समुद्र तल से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, तो यह गर्मी वाला इलाका है, तो भौतिक परिवेश भौगोलिक परिवेश भी उसे प्रभावित करेगा, समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित करेगी। तो ये बालक का विकास हो रहा है। जैसे हम कहें कि राजस्थान में जो लोग रहते हैं उनका गला अलग प्रकार से विकसित होता है, उनकी गति बोलने में जब हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा कम होता है, किंतु उनकी अपेक्षा जब हम बिहार के लोगों की तुलना करते हैं जो समुद्र तल के आसपास या नदियों वाले इलाके से हैं, उनकी जो बोलने में फ्लुएंसी है वो थोड़ी अधिक अच्छी होती है। तो ये एक नॉर्मल सा रीज़न है कि हमें ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं कि वंशक्रम और वातावरण की भूमिका में क्या चल रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वंशक्रम वातावरण आपको समझ में आया या नहीं। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो आप वो भी कमेंट ज़रूर करें।